Hi Gaurav, welcome to Viral Bayani. Hello, hi. Many congratulations. एक्टर से अब तो मास्टर शेफ़ का खिताब भी जीत लिया आपने। आपसे जब मैंने इंटरव्यू की थी तभी आपने मुझे कहा था बस सिर्फ चाय बनानी आती है और कुछ नहीं आता है, लेट्स सी क्या होता है। बट एक किताब लेकर निकल रहे हो, क्या कहना चाहोगे इस जर्नी के बारे में आप? वंडरफुल जर्नी थी और जब लास्ट टाइम मैंने आपसे बात करी थी तो अ, मैं सही बोला था। चाय बनानी आती थी मुझे। थोड़ा बहुत और भी आता था, लेकिन हमारी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई थी। हम सारे जी। कंटेस्टेंट्स को ट्रेनिंग दी गई थी और बिफोर द शो स्टार्टेड, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। और क्योंकि इतने सारे टेक्निक्स है जो हम जनरली घर में कभी हमने सुने भी नहीं थे। जी। आप लोगों ने भी घर पे नहीं सुने होंगे कि करेक्ट। स्पेरिफिकेशन क्या है, फिर वो साइफन गन क्या है और डिहाइड्रेशन क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, मतलब कई चीज़ें तो सुनी भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी। लेकिन वही था कि एक इंटरेस्ट आ गया था। और वो जो 3 महीने थे, 2.5 महीने का शो और 15 दिन एक्स्ट्रा ट्रेनिंग वगैरह जो हुआ, नॉन स्टॉप मैंने सिर्फ ट्रेनिंग की है और कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश की। मैं जनरली सोच रहा था कि मैं एक लाइफ स्किल है जो मैं खुद सीख लूँ। जीतना दूर की बात थी, मैं उसको फोकस नहीं कर रहा था। मैं हर एपिसोड में हर डिश को अपनी पिछली डिश से बेटर बनाने की कोशिश कर रहा था। वेल दो आप में फ्लॉज थे। एक तो आप वेजिटेरियन हो और नॉन वेजिटेरियन डिश देती दी गई थी। दूसरा आप कलर ब्लाइंड हो, सो आपको कलर थोड़ा पहचानने में तकलीफ़ होती थी कभी कभी। ये कैसी सारी चीज़ें आपने मैनेज किया, और जब वेजिटेरियन डिश आपके सामने आती थी तो सबसे पहला दिमाग में क्या चलता था? एक्चुअली मैं इनको फ्लॉज नहीं मानता। मैं आउट ऑफ चॉइस वेजिटेरियन हूँ और मुझे ओके। वेजिटेरियन खाना पसंद है। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाते हैं, जो एक इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है, तो जाहिर सी बात है वहाँ आपको हर तरह की डिश बनानी पड़ती है। और जब नॉन वेजिटेरियन डिश बनानी पड़ती थी तो जाहिर सी बात है मैं उसको टेस्ट नहीं कर सकता था, ग्रेवी को। तो मैं फिर दूसरों से टेस्ट करा लेता था कि उसमें नमक सही है कि नहीं है। कई बार मैंने फैज़ू से कराया, एक बार दीपिका से भी कराया था जी। इनिशियल एपिसोड्स में। तो जो भी मेरे आसपास खड़ा होता था, और जो जनरली वहाँ पे सभी नॉनवेज खाते थे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं था। जी। तो जो भी आसपास होता था मैं उनसे टेस्ट, मतलब जितने भी कंटेस्टेंट्स बगल वाले काउंटर या आगे वाले काउंटर पे होते थे तो मैं टेस्ट करा लेता था। लेकिन वो भी एक चैलेंज था अपने आप में, क्योंकि जब आप कोई चीज़ करते हैं और उसको सही ढंग से चेक करके आगे बढ़ते हैं तो वो तो अच्छी बात है ये, लेकिन कई बार आप उसको नहीं कर पाते और तब भी आपको नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना पड़ता है। करेक्ट। तो वो अपने आप में एक चैलेंज था और इसीलिए मैं ज़्यादा ट्रेनिंग करता था, मैं ज़्यादा रिसर्च करता था, मैं ज़्यादा होमवर्क करता था, ताकि मुझे फ्लेवर्स का पता हो। क्योंकि अब उसमें प्रोटीन क्या जा रही है, कि वेजिटेरियन प्रोटीन है या वो नॉन वेज जा रहा है, वो सेकेंडरी इशू है। लेकिन स्पाइसेस का क्या टेस्ट है, वो कैसे एक दूसरे के साथ अच्छे बनेंगे, क्या होगा, तो वो सब मैं पहले ही ट्राई करता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जी। खुद सीखूं। इसी के साथ साथ जब आपने देखा शो स्टार्ट हुआ और अच्छे अच्छे कला दिग्गज लोग भी थे आपके साथ, कुछ शेफ भी थे जिसकी अपनी क्लास थी, और फिर एक सीनियर एक्ट्रेस मैम भी थी आपके साथ, आपको लगता था कि आप जीत पाओगे? मैं एक्चुअली आपका पिछले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भूल गया बोलना, वो कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर। जी। जी। तो ये मुझे बचपन से है। मैं एक्चुअली पेंटिंग भी करता आया हूँ बचपन से, और मैं ऑयल पेंटिंग करता हूँ, एक्रिलिक पेंटिंग करता ओ। था। तो कानपुर में ऐसा कोई कंपटीशन स्कूल टाइम में नहीं होता था जो मैं शायद ना जीता हूँ। जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं सिटीज़ में, जी। आर्ट कॉम्पिटिशन्स, और तो वो मैं हमेशा जीतता था। लेकिन ये जो मेरा कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम था, ये मुझे हमेशा से था, ये जेनेटिक होता है। यस। तो यस। मैं क्या करता था, जो कलर ट्यूब के ऊपर नाम लिखे होते थे ना, कि ये लेमन येलो है, ये क्रोम येलो है, ये वर्डियन ग्रीन है, या ये ऑलिव ग्रीन है, तो मैं वो पढ़ के फिर पेंटिंग करता था। ओ। ओके। लेकिन कई बार क्या हुआ, एक बड़ी ही हंसी की बात ये हुई थी कि जब भी मैं कोई पेंटिंग बनाता था, मैं घर में अपनी सिस्टर से या अपनी मदर से पूछ लेता था कि क्या कलर है। तो एक बार मैं आफ्टरनून में पेंट कर रहा था और वो दोनों सो गए दोपहर में। मैं सोया नहीं उस दिन, स्कूल से आके मैं पेंटिंग का मन था तो मैंने कहा चलो आज इसको कंप्लीट कर देंगे इवनिंग तक। तो मैं एक बना रहा था, एक मुझे अभी भी याद है, मैं हूँगा फिफ्थ सिक्स में। तो मैं एक सी में, स्टॉमी सी में एक शिप की एक मैंने कहीं से फ़ोटो, कहीं मैं बनाने की कोशिश कर रहा था कि एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा।
तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे लगा कि यार मेरे को तो पता है कलर्स वलर्स मैं कर ही लूँगा, पहले भी बनाया है, ब्लू ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको मैं अलग टोन देना चाह रहा था कि थोड़ा स्टॉमी वाटर है, ग्लूमी वेदर है। तो मैंने सब बना दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब शाम को मम्मी उठी और मैंने कहा मम्मी मेरी पेंटिंग कंप्लीट है, तो उन्होंने देखा तो सब कुछ उसमें एक अलग ही टोन में था। वो पर्पल पानी हो गया था अरे वाह। और पर्पल आसमान, और चल मतलब उसके कलर टोन्स एकदम अलग हो गए थे। जी। इनफैक्ट आज के ज़माने में उसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बोलते हैं कि आप डिफरेंट कलर्स से पेंट करते हैं। सो वो एक था मेरे में कि एक है कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता था। मैं सोचता था क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत बन जाएगी पेंटिंग करेक्ट। तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है वो जो जिद थी वो मेरे इस शो में भी काम आई कि कई एपिसोड्स में ना मुझे फ्लावर के कलर ही नहीं समझ आ रहे थे, जिसको हमें देख के रेप्लिकेट करना था। तो अब उस फोटोकॉपी में भी कलर्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, अगर आप लोग ने देखा हो कि ओरिजिनल कलर्स नहीं रहते। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कलर्स क्या हैं, फ्लावर्स कौन से वाले हैं, सब सिमिलर लग रहे हैं, सबके पेटल शेप सेम है। तो वो एक हल्का सा था, लेकिन वही तो मज़ा है। मतलब एक चैलेंज है, और अपने को चैलेंज करके अगर आगे बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। यस। ऑल्सो इतने सारे लोग थे, शेफ भी थे, आपको कभी ऐसा लगा कि आप जीत सकते हो ये शो? मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि मैं ये शो में गया था खुद को प्रूव करने गया था। मैं कभी ये सोच के नहीं गया था कि मैं जीतूंगा। फ्रैंकली मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक कुकिंग शो में कंटेस्टेंट बनूंगा, या मुझे इनिशियली लगा था मुझे होस्टिंग के लिए बुला रहे हैं शो के। ओके। लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा नहीं नहीं हम एज अ कंटेस्टेंट वी वांट यू टू टेक पार्ट इन इट, फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, क्योंकि मैं एक शो करके निकला था बाहर और 3 साल से एक ही कैरेक्टर प्ले कर रहा था। तो मुझे लगा कि कुछ नया करते हैं, कुछ तो डिफरेंट करें। सारे एक्टर बोलते हैं कि हम पिछले शो से अलग करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, और ये भगवान मुझे खुद परोस के दे रहे हैं कि कुछ अलग कर लो बेटा। तो मैंने कहा ये तो मेरी गोद में आके गिरा है ये ऑप्शन, तो मैं इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं, कुछ आउट द कंफर्ट बॉक्स कुछ करेंगे। लेकिन जो भी करेंगे उसमें अपना 100% देता हूँ मैं। ये मेरा हमेशा से रहा है। जब मैं कॉर्पोरेट लाइन में था, मैं एक्टर भी नहीं था, तो जब मुझे पहली बार काम मिला तो मुझे एक्टिंग भी कुछ ABCD पता नहीं था एक्टिंग का, मुझे पता ही नहीं था लाइट्स क्या हैं, कैमरा क्या है। लेकिन तब भी मुझे याद है मैं सेट पे सबसे सीखता था, जो भी डिपार्टमेंट, साउंड वाले से साउंड, लाइट वाले से लाइट सीखता था, कैमरामैन से मैं उसके साथ बैठ के देखता था कि कैसे लेंसेज काम करते हैं, एक्टर्स को देखता था। जब मेरे सीन नहीं होते थे तो मैं मॉनिटर पे पीछे बैठ जाता था, डायरेक्टर के सामने तो डांट पड़ती, तो मैं पीछे बैठ के देखता रहता था कि कौन सा एक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये मेरा बचपन से है कि मैं जो भी चीज़ ट्राई करता हूँ आई गिव इट माई 100%, ताकि मेरे को ये बाद में रिग्रेट ना हो कि यार मैंने अच्छा नहीं किया। रिजल्ट जो भी हो आई डोंट केयर, बट नींद अच्छी आनी चाहिए रात में कि यार आज का काम अच्छा किया। आपकी मम्मी ने कहा था और शेफ को भी आपने कहा था जिद्दी बच्चे हो, मतलब जो भी करना है 100% जिद ले ही लेनी है वो एज अ चैलेंज। अब पता नहीं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे बचपन में बोलती थी यार गौरव बहुत जिद्दी हो यार तुम। लेकिन वही ना, जिद को अगर करेक्ट डायरेक्शन में आप लेके जाएं, करेक्ट। मेरा ये मानना है कि हर चीज़ बेहतर हो सकती है अगर आप उसको उस डायरेक्शन में डालें जहाँ से आपको बेनिफिट हो रहा हो। जैसे टेक्नोलॉजी है, आप उसको सही डायरेक्शन से यूज़ करेंगे तो बेनिफिट होगा, ख़राब से करेंगे तो शायद इतना बेनिफिट नहीं होगा। तो ज़िद होनी अच्छी चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा ज़िद्दी हो जाए। ज़िद को सही डायरेक्शन में फोकस करेंगे, चैनलाइज करेंगे अपनी एनर्जीज, तभी रिजल्ट्स आते हैं। वेल जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि 3 साल आपने एक किरदार किया है, सो अगर मैं आपसे पूछूं कुकिंग वाज चैलेंजिंग, या आपका खुद का कैरेक्टर जो आप अनुपमा में अनुज का किरदार निभा रहे थे वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था? एक्चुअली मैं ये बोलूँगा कि कुकिंग बहुत टफ था, क्योंकि मैंने ये इतने सालों से किया नहीं था। हो सकता है जैसे मैंने एक्टिंग इतने साल कर ली है जी, तो एक्टिंग ऑफ कोर्स बहुत टफ चीज़ है। जो एक्टर्स नहीं है आप उनसे बोलिए कि स्टेज पे खड़े होकर 10 लाइन बोलें 100 लोगों के सामने, बैंड बज जाएगा आधों का। तो ऐसे ही बैंड मेरा बजा जब मैं 10 लोगों से compete करके खाना बना रहा हूँ इनिशियल फेज़ में। लेकिन क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, धीरे धीरे मैं समझने लगा कि उसकी टेक्निक्स क्या हैं, नुआंसेस क्या हैं। हो सकता है अगर मैं ऐसे ही खाना बनाऊँ 10-15 साल जैसे मैंने एक्टिंग करी है तो शायद मेरे लिए खाना बनाना उतना टफ ना लगे, फिर कुछ और कोई नई चीज़ करूँगा तो वो टफ लगेगी। तो इनिशियल फेज़ में जब मैं एक्टिंग में घुसा था तो एक्टिंग टफ लगती थी। लेकिन अभी मैं क्योंकि कुकिंग में जस्ट आई कैन से बेबी स्टेप्स ही लिए हैं, 3 महीने ही खाना बनाया है, तो जो
खाने बनाने की टेक्निक्स हैं वो बहुत टफ हैं, इजी नहीं है। और अब मैं खाने को एक नए नज़रिए से देखता हूँ। जैसे पहले कभी कभी घर में कुछ खाता था तो मैं बोल देता था यार इसमें ये कम है, ये थोड़ा सा ऐसा है। तो वो सब चेंज हो गया है। अब वो सब मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है खाना बनाने में। बट यू नो कभी कभी ऐसा होता था आपकी कुछ डिशेस खराब हो जाती थी, यू नो खाने लायक भी नहीं होती थी, तब ऐसे रिग्रेट लगता था, लाइक क्या क्या दिमाग में चलता था? एक्चुअली मैं कभी भी ना हारने से डरता नहीं हूँ जी। किसी भी चीज़ में। और मैं जब मुंबई आया तो मेरा कोई यहाँ पे गॉडफादर नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। तो ये शहर में मैं बेसिकली पढ़ाई के लिए आया था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं जॉब करी। तो एक वो तो था ही कि क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ शायद उसमें सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे। तो जब आपको हारने से डर नहीं लगता ना तो आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में जाती है। जो लोग बहुत एनजाइटी में आ जाते हैं कि अरे यार ये हो गया, वो हो गया, अब मैं क्या करूँगा। तो मेरे पहले ही एपिसोड में मेरी डिश ख़राब थी और मैंने कुछ 5 एलिमेंट बनाए थे और मैं समझा उसको कि जैसे जजेस हर एपिसोड में हमको एक फाइन लाइन इनडायरेक्टली बताते थे। अब वो पता नहीं बाकियों ने समझी कि नहीं समझी, लेकिन मैं हमेशा आई ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइन्स प्रॉब्ली। या तो मैं एक्टर हूँ तो वो पॉजेस का भी बड़ा मतलब होता है। हर अल्फाज के बीच का एक जो पॉज है, एक खामोशी है, वो भी बहुत कुछ कहता है। Yes. तो आई फील जब मेरी पहली डिश अच्छी नहीं लगी तो मैंने ये नहीं सोचा यार मेरी अच्छी नहीं लगी, मेरे को तो लगा यार मैं कौन सा कुक हूँ, मैंने कम से कम इतना बना दिया, मैं उसी में खुश था। लेकिन हाँ ख़राब हुई, अब मुझे अगली डिश ख़राब नहीं करनी है, तो ये मेरा मोटिव था। और उन्होंने जो जो बोला मैंने उसको समझने की कोशिश की कि अच्छा ये ख़राब हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें बना रहा हूँ, हो सकता है कि मैं फ्लेवर पे ध्यान नहीं दे रहा, प्रेजेंटेशन पे ही दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें एज अ थिंकिंग इंडिविजुअल मुझे लगा मुझे बहुत हेल्प हुई। इनफैक्ट मुझे अच्छा है कि पहले आपको डिश की बुराई हुई तो आप और मोटिवेट होते हैं बेटर करने के लिए। करेक्ट, राइट, राइट। ऑल्सो यू नो कौन से ऐसे शेफ है जिसके फीडबैक से आपको यू नो डर लगती थी कि वो जब टेस्ट करेंगे तो क्या फीडबैक आएगा, और कौन से ऐसे शेफ थे जो जजेस में से थे जिससे आपको यू नो ऐसे लगता था कि नो भाई इनका थोड़ा सा डेंजरस मामला है? एक्चुअली मैंने ये शो पहले देखा नहीं था जी। तो मेरे दिमाग में कोई सेट पैटर्न था ही नहीं। ओके। जैसे लोग कई बार देख लेते हैं, हमारे काफ़ी कंटेस्टेंट्स ने ये शो पहले से देखा हुआ था, काफ़ियों को पता था कि हर चैलेंज कैसे होता है, क्या होता है। आई वेंट इन लाइक अ ब्लैंक पेपर। तो जब आपको कुछ अनलर्न नहीं करना होता ना तो आप लाइफ में लर्न ज़्यादा फास्ट करते हैं। यस। मतलब अगर किसी पेपर पे कुछ लिखा है और उसी पेपर पे कुछ नया लिखना है तो पहले आपको पहले वाला मिटाना पड़ता है। मेरे पेपर खाली था, उसमें जो जज लिखते गए और हमारे जो होस्ट बताते गए मैं उसको लिखता चला गया अपने जहन में। मतलब राइट, राइट। तो फॉर मी इट वाज नेवर लाइक दिस कि यार मेरे को इनसे डर है या इनसे मेरे को थोड़ा हेल्प हो सकता है। मुझे ऐसा लगता था यार ये जो भी बोल रहे हैं, ये इतने साल की मेहनत करी है उन्होंने, इतने अवार्ड्स मिले हैं, इतने रिनाउंड लोग हैं अपनी फील्ड के, अगर वो एक शब्द भी बोल रहे हैं, अगर वो मेरी बुराई भी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मेरे बेनिफिट के लिए, अगर मैं उसको ढंग से ले लूँ। अब कोई बुरा मान जाए कि यार हम तो सेलिब्रिटी हैं, हमें ऐसा क्यों बोल दिया, हम ये हमारा ये, अरे ये सब नहीं सोचने का लाइफ में। आप एक कंपटीशन में गए हैं, वहाँ पे जो जज हैं वो उस फील्ड में आपके टीचर हैं। अब टीचर अगर आपको नहीं बताएगा, नहीं डांटेगा तो फिर आप क्या ही सीखेंगे। अब स्कूल में टीचर आपको डांटता भी है, पनिश भी करता है, तभी तो आप फिर अच्छे अवार्ड्स लेते हैं ना पढ़ाई लिखाई करके। सो आई हैव बीन दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय कि सीखने से मुझे कभी डर नहीं लगा। सीखने वाला मुझे स्ट्रिक्ट होके सिखाए, लीनियंट होके सिखाए, हार्डली मैटर्स, एज लॉन्ग एज वो सिखा रहा है और मैं सीख रहा हूँ, गुड फॉर मी। वेल, सबसे चैलेंजिंग डिश आपके लिए कौन सी थी शो में? सबसे चैलेंजिंग डिश मेरे लिए पहली डिश थी। ओके। क्यों, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं कभी कुकिंग शो में गया नहीं था। जैसे मैंने बोला, जैसे मेरे लिए सबसे टफ सीन मेरा वो था जो मैंने पहली बार किया होगा, क्योंकि मैंने कैमरा फेस ही नहीं किया था तो मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो हारने का डर नहीं था, लूज़ करने का डर नहीं था, लेकिन एक चैलेंज था कि यार क्या मैं ऐसे ही करूँ, ऐसे ही होता है। तो जब पहली डिश मैंने बनाई थी तो मैं पहले तो बहुत खुश था कि मैंने इतने सारे एलिमेंट बना दिए, सब कुछ रेडी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये था यार खाना पहली बार बना रहा हूँ, कैमरे पे पहली बार बना रहा हूँ, और इतने बड़े लोगों के सामने, और इतने बड़े कंटेस्टेंट्स जो मेरे साथ आए हैं वो तो कब से घर पे खाने बना रहे हैं। तो मैं तो शायद था, फैज़ू था, हम लोग शायद किचन में ना के बराबर गए हैं। आप कभी फैज़ू से भी मिलेंगे, आप पूछना,
हम दोनों यही बात करते रहते थे, हम कहते थे भाई यार ये लोग तो फिर भी घर पे कभी इन्होंने बनाया होगा तभी इतने अच्छे वो नॉनवेज बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं कभी, लेकिन हम लोग तो मतलब जैसे लड़के होते हैं ना, Yes. कितने लड़के किचन में जाते हैं आप बताइए। तो आई थिंक मास्टर शेफ हैज़ चेंज दैट आइडियोलॉजी, और हो सकता है हमें देख के काफ़ी और लड़कों को, काफ़ी और मेल मेंबर्स को, या काफ़ी और ऐसे इंडिविजुअल्स को जो खाना नहीं बनाना या शौक है पर नहीं बना पाते, वो भी शौकिया तौर पे ही खाना बनाना शुरू करेंगे। सो इट्स अ लाइफ स्किल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे ज़रिए या हम जैसे लोगों के ज़रिए भी अगर 10 लोग भी खाना बनाना शुरू कर दें तो अच्छी चीज़ है ना, उनकी लाइफ स्किल उनके लिए बेटर हो जाएगी। जब टॉप 3 में आपने देखा फैजू आप और नॉट टॉप 3 क्या कहूँगी, आप फैजू और राजीव खड़े थे। हाँ जी। कुछ दिमाग में चल रहा था? मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी और मैंने ये फैजू को बोला भी था। जी। मैंने कहा था अब कुछ भी हो जाए जीतेगा तो लड़का ही। ओह क्योंकि मैंने कहा मैं इसी बात में खुश था कि हम तीनों से कोई भी जीते लेकिन लड़का जीते, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लड़के इतना अच्छा खाना नहीं बनाएंगे, हालांकि वर्ल्ड के बेस्ट शेफ्स लड़के हैं, एग्जैक्टली। लेकिन सेलिब्रिटीज में कोई अगर लड़का जीतता है तो बहुत, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। अब मैं जीतूं, फैजू जीते, राजीव जीते, हम लोग, आप वैसे भी आपने देखा होगा शो में हम तीनों बहुत मस्ती करते थे। यस। और हम लोग वही बात कर रहे थे कि जैसे ही हम 3 बचे तो इनफैक्ट मैंने बोला भी, मैंने कहा कुछ भी हो जाए जीतेगा तो लड़का ही। तो हमें तो इसी बात की खुशी थी कि चलो कोई सेलिब्रिटी में कोई लौंडा जीतेगा, अच्छी बात है। बट फैजू और राजीव की अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है वो दोनों डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स थे टू विन? मुझे लगता है हम पांचों डिजर्विंग थे। आप कभी भी किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि वो फिनाले तक पहुंचा और डिजर्विंग नहीं है जी। और शायद ऐसा ही हुआ था मेरे फिनाले के एक एपिसोड में, जब मुझे बोला गया था कि एक एडवांटेज था मेरे पास कि मैं उन लोगों का टाइम ले सकता हूँ, अपने में ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने साफ तभी मना कर दिया था और शायद मैंने ये बोला भी था कि मैंने कहा अब फिनाले में पहुँच गए हम पाँचों और हमने बहुत मेहनत की है। इससे पहले वाले राउंड्स में हम सब ने किया भी है, किसी के 5 मिनट लिए, 10 मिनट लिए, मेरे भी लिए गए, वो ठीक था, वो पार्ट ऑफ द गेम था। लेकिन आप एक पड़ाव में जब पहुंच जाते हैं और हम सबके लिए वो नई चीज़ थी, हम सभी बहुत खुश थे कि हम फाइनलिस्ट हैं जी। तो मैंने कहा शायद अब मैं अपने मन से किसी का वक्त नहीं लेना चाहूँगा, तो इसलिए मैंने वो मना कर दिया था एडवांटेज। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो फॉर्मेट है ये है। मैंने कहा मैं तो नहीं किसी का वक्त लूँगा, आप लोग पर्ची निकाल लो, जो करना है कर लो। मैं आई डोंट वांट टू बी दैट गाय कि मैं इनमें से किसी को भी बोलूं कि आप अनडिजर्विंग हैं या आप ज़्यादा डिजर्विंग हैं, और सभी दोस्त हैं, सभी कलीग्स हैं। yes. तो जब आप एक कंपटीशन में भी होते हैं तो एक जो लड़ाई होती है ना उसमें भी एक ईमानदारी होनी चाहिए, मैंने हमेशा ये सीखा है। और कंपटीशन है, हम भले ही दोस्त हैं लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए टू कम्पीट। एंड आई फील अगर आप पूछेंगे कौन इसमें अच्छा था कौन बुरा था, मैं कोई नहीं होता इसको बोलने वाला, क्योंकि मैं खुद एक कंटेस्टेंट था। हो सकता है उस दिन मेरी डिश इन सबसे बहुत अच्छी बनी इसलिए मैं आगे आया, हो सकता है मैं शायद उस दिन उतनी अच्छी नहीं बनाता, हो सकता है उनकी ना अच्छी बनी हो उस दिन। सो एवरीबडी वॉज इक्वल, बट येस कॉम्पिटिशन है, एक ही जीतता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मैं था, बिकॉज अब ये तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता कि मैं भारत का पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ हूँ। अब जितने सीज़न आगे आएंगे पहला तो मैं ही रहूँगा। करेक्ट। तो आप लोगों का प्यार है। बट देन टू अगर मैं जानना चाहूँ, इफ नॉट यू, अगर आप जीतते नहीं तो आपकी जगह कौन होता है? कुछ ऐसा कोई भी हो सकता था, राजीव या फैजू में से? मैं कोई भी हो सकता था, मतलब एवरीबडी वॉज कुकिंग वेल। अगर आप देखें फिनाले में मेरी फिनाले से अगर मैं स्ट्रीट चैलेंज से बात करूं तो स्ट्रीट चैलेंज में मेरी बेस्ट डिश थी जो मैंने इंडोनेशियन बनाई थी। उसके बाद फिर मेरी दूसरी डिश बेस्ट थी जब मुझे नाइफ़ दिया शेफ़ रणवीर ने, पहली बार किसी कंटेस्टेंट को सेकंड नाइफ़ मिला है जो आज तक नहीं हुआ है। और फिर मेरी वो अपनी तीसरी डिश भी वो भी हिट हुई थी। फिर जब शेफ़ राहुल आए थे तब उस दिन मैं सेकंड आया था। तो मेरा जो एक पीक था वो सही जा रहा था। और मेरे ख्याल से क्योंकि मैं हमेशा स्पोर्ट्स खेलता आया हूँ स्कूल टाइम से, बहुत कॉम्पिटिशन्स में गया हूँ, तो यू शुड ऑलवेज पीक एट द राइट टाइम। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपने पहले 5-6 एपिसोड में झंडे गाड़ दिए और फिर उसके बाद जब मेन क्रॉस करने की, जैसे शेफ विकास भी कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस होता है लास्ट के 50 मीटर।
आपने स्टार्ट कैसा किया हो वो अच्छी बात है, लेकिन जो आपका ख़त्म, जो आपका अंजाम है ना, वो ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मूवी का क्लाइमेक्स, Correct. स्टार्ट जितना अच्छा हो, क्लाइमेक्स अच्छा होता है तो वो मूवी अमूमन हिट होती है। तो मुझे ये लगा कि मेहनत करते जाओ, रिजल्ट की चिंता एक्चुअली मैंने नहीं की थी। मेरे को तो हर बार लगता था कि यार ब्लैक एप्रन में मैं आता ही था, 90% टाइम तो मैं आया ही हूँ। Exactly. लेकिन मैंने उसको ये सोचा कि मुझे ये और बेनिफिट है बजाय उनके जो ऊपर खड़े हैं, क्योंकि मुझे उतनी प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, उतना अंडर प्रेशर परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। Correct. तो वही है, आप ग्लास को आधा भरा आधा खाली समझे, अब नज़रिया आपका है, अब उससे क्या लेके आप तजुर्बा ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। सो आई फील वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा, एंड कोई भी जीत सकता था मेरे अलावा, बट आई थिंक उस दिन मेरा बेस्ट था तो इसलिए मैं जीता। ऑल्सो अगर मैं जजेस की बात करूँ, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट गेस्ट भी जो शेफ गेस्ट भी आ चुके हैं, तो आपको किसका बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आज तक लगा, अब वो आप अभी लाइफ टाइम कैरी कर सकते हो? आई थिंक अगर आप देखें तो मैं ही एक ऐसा कंटेस्टेंट हूँ जिसकी इनिशियली बुराई भी सबसे ज़्यादा हुई है। स्पून टैप भी शेफ विकास ने सबसे ज़्यादा मेरे को दिए हैं, Yeah. क्योंकि शेफ विकास बहुत कम देते हैं। Yes. शेफ रणवीर के भी स्पून टैप्स मेरे को बहुत मिले हैं Correct. ओवर द जर्नी। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, पर अच्छे खासे मिले हैं। हाँ. एक दो बार स्पून उठा भी था, वो गिरा नहीं था। तो उसके बाद नाइफ भी मिला, है ना। तो और नाइफ ऐसा नहीं कि पहला वाला मिला, क्योंकि पहला वाला तो तेजू को मिला था। हम लोग बड़े खुश थे कि तेजू ने लिया, वो भी बहुत खुश थी। Yeah. फिर मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि नाइफ मिलेगा। फिर वो नाइफ भी मेरी डिश ने उनको फोर्स किया। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं अगर इस डिश को नहीं दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। तो वो अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी गेस्ट जजेस आए उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। शेफ़ आए थे जब मैंने बनी चाव बनाया था सूप ब्रेड के अंदर, तो उस दिन भी उन्होंने बड़ा मुझे हक किया था और कहा था कि ये अमेजिंग है। तो मुझे ऐसा लगा एज एन एक्टर अगर मैं इतना भी अचीव कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब हाईज एंड लोज बहुत थे मेरे साथ। जी. तो मैं हर चीज़ को एक स्टेप मानता हूँ कि आप ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर एक जंप में नहीं पहुँचते, आपको छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और वो छोटी छोटी सीढ़ियाँ ही मुझे वहाँ तक लेके गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक मार्केटिंग वाला एपिसोड आया था जिसमें पैसे इकट्ठे करने थे फैन से, तो वहाँ मैंने अपने MBA को यूज़ किया था। कई जगह मैंने अपनी एक्टिंग यूज़ करी, कई जगह मैंने मिमिक्री भी की। मैंने तो एंड में आके मैंने जब अपनी लास्ट डिश रखी तो मैं इमोशनल भी हो गया। तो एक कंप्लीट जर्नी थी मेरे लिए एज गौरव, एज इंडिविजुअल, क्योंकि मेरा पहला रियलिटी शो था। लोग मुझे हमेशा बड़े बड़े किरदारों में देखते आए हैं, बड़े शोज़ में देखते आए हैं। ये पहला मेरा शो था जहाँ उन्होंने मुझे एज गौरव देखा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ज़्यादातर जितने भी लोगों ने मुझे मैसेज किए या इंस्टा पे या आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, दे ऑल हैव लव्ड द जर्नी ऑफ मी एज गौरव, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स टू मी। कि शोज़ तो आते जाते रहेंगे, इंसान अच्छा होना चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन दी एंड शेफ कोड भी मिला, ट्रॉफी भी मिली, और वो भी संजीव कपूर से मिली। आई मीन वो बच्चन साहब हैं हमारे कलनरी वर्ल्ड के, या सचिन तेंदुलकर हैं हमारे कलनरी वर्ल्ड के। तो ये अपने आप में आई एम वेरी लकी कि ऐसा हुआ, बट मैंने ऐसा सोचा नहीं था। रणवीर सर की जो नाइफ की कॉस्ट आपको पता है क्या है? आप अगर अपने टीचर के दिए गिफ्ट की कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने पूरा मोटिव, पूरा नज़रिया ही आपका गलत है। जी. और सबसे बड़ी बात है गिफ्ट की, अगर आपने कॉस्ट देख ली जी. तो वो गिफ्ट, पहली बात तो आपने वो गिफ्ट मिलने का पूरा जो आपने मेहनत की आपने उसको ज़ीरो कर दिया, नील कर दिया। आप कोई भी आशीर्वाद की कोई कीमत होती है, या कभी हम फैन से मिलते हैं तो वो अगर तारीफ़ करते हैं उसकी कोई कीमत होती है, या हम अगर कोई अपने फैंस को फोटो देते हैं तो क्या हम उसकी कोई कीमत लेते हैं? नो. पर ये क्वेश्चन पूछने का एक मकसद था। हाँ जी। जब हमने खुद ने ये कॉस्ट उनकी जानने की कोशिश की, तो उनकी नाइफ की कॉस्ट है 1,45,000 रुपीज़। सो हम खुद भी ये चीज़ को लेके परेशान थे, ये नाइफ में एक्चुअली है क्या ऐसा? आपको विराट कोहली के बैट की कीमत पता है?
मेरे ख्याल से हज़ारों से ऊपर होगी, मतलब लाखों में ही होगी। यस यस, है उसमें भी लकड़ी, करेक्ट है उसमें भी वैसे ही जैसे एक नॉर्मल बैट होता है। वैल्यू होती है उस इंसान की जो उस टूल को यूज़ करता है। करेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वैल्यू भी कम है कि जितना उनका तजुर्बा है इस कलनरी वर्ल्ड को लेके। मुझे लगता है कि पहली बात तो वैल्यू में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर आपने इतना बताया है तो मेरे ख्याल से तो ये वैल्यू और कम है, क्योंकि जो इंसान उसको यूज़ कर रहा है उनकी खुद की वैल्यू बहुत है। यस यस, तो ये मेरा कहने का नज़रिया है कि अगर आपने देखा होगा कि एक्टर्स की चीज़ें ऑक्शन होती हैं वर्ल्ड में, इंडिया के बाहर बहुत बड़े बड़े अमाउंट पे। उन्होंने कोई शर्ट पहनी तो वो शर्ट बाद में हज़ारों डॉलर की बिकती Yes. है वो भी कपड़ा ही, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू ये होती है कि किस इंसान ने उसको यूज़ किया है। करेक्ट। सो आई थिंक वैल्यू मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये भी कम है उनके हिसाब से। दैट्स ग्रेट। अगर ये आपको एक डिश बनानी हो जिसमें आपकी लाइफ की कहानी हो, हाँ। वो कौन सी डिश हो सकती है? ये मुझे लगता है लाइफ की कहानी आप एक डिश में तो नहीं आप बयां कर सकते। आप कोई एक ऐसा एज एन एक्टर आप पूछें मेरी कोई ऐसा किरदार जिसमें लाइफ की कहानियाँ नहीं हो सकता। मैं बस ये बोल सकता हूँ कि आप मुझसे पूछें मेरी फेवरेट डिश कौन सी है, मेरी फेवरेट डिश मेरी लास्ट डिश है। नहीं, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, आपकी वो कौन सी ऐसी डिश होगी जो आपकी यादें जिससे जुड़ी हो? मेरी लास्ट डिश, ओके। क्योंकि उसी लास्ट डिश के भरोसे से मैं नेक्स्ट राउंड में जाऊंगा। अब वो अच्छी है बुरी है डजंट मैटर, बट ऑल दैट मैटर्स हियर इज कि वो डिश की बदौलत ही मैं नेक्स्ट सीढ़ी पे चढ़ूंगा या मैं वहां नहीं पहुंचूंगा। एज एन एक्टर भी मुझसे बहुत बार लोगों ने पूछा है कि आपका बेस्ट सीन अभी तक का कौन सा हुआ है, और मैं यही जवाब देता हूँ कि मेरा लास्ट सीन जो मैंने शूट किया हो सकता है मैंने सुबह सीन शूट किया हो, या जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैंने शायद कल शूट किया हो। मेरा लास्ट सीन मेरा फेवरेट सीन है एज एन एक्टर। जो डिश मैंने लास्ट बनाई है वो मेरी फेवरेट डिश है, क्योंकि उसके बाद ही तो नेक्स्ट फेज आया ना। करेक्ट। सो आई ऑलवेज फील कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट फिल्म। जैसे बोलते हैं ना हमारे इसमें कि आप होंगे बड़े सुपरस्टार, लेकिन यू आर एज गुड एज योर लास्ट फिल्म क्यों बोलते हैं? सो यू आर एज गुड एज योर लास्ट डिश अगर आप कलनरी वर्ल्ड में हैं तो। सो खन्ना के रेस्टोरेंट में हम देख सकते हैं फिर लास्ट डिश? ये बड़ी न्यूज़ फैल गई, हुसैन ने मजाक किया था और नाम बड़ा अच्छा दिया लेकिन उसने। हाँ, और मैंने खाना विद खन्ना। यस। तो मैंने कहा यार ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं कभी नेवर से नेवर बोलता हूँ मैं हमेशा कि कभी नेवर मत बोलिए, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। और बड़ा अच्छा आइडिया है, क्योंकि आज नहीं तो कल खाना विद खन्ना। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ इमीडिएट प्लान्स नहीं हैं, लेकिन फिर इमीडिएट प्लान्स तो मेरे मास्टर शेफ जीतने के भी नहीं थे 4 महीने पहले। करेक्ट। सो यू नेवर नो लाइफ आपको किस डायरेक्शन में ले जाए। वेल लास्टली जाते जाते ये बता दीजिए, अनुपमा की टीम से सबसे बेस्ट फीडबैक सबसे पहला किसने आपको कंग्रेचुलेट किया, या उनको पता चल चुका था कि आप ही विनर हो? आई थिंक बज़ तो बाहर आ ही गया था, लेकिन ऑफिशियली एक प्रोटोकॉल होता है। सो इवन आई वाज नॉट टेलिंग पीपल, अपने मुंह से तो मैं नहीं बता रहा था किसी को, लेकिन जो आप लोग बड़े ही तेज़ चैनल वाले हैं, आप लोग सब खबर निकाल लेते हैं हमसे भी पहले और फिर उसको वायरल भी कर देते हैं, है ना? आपके तो नाम में भी वही है। ऐसे करते हैं एडवर्टाइजिंग। लेकिन मुझे लगता है राजन सर का मैसेज मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा ही बहुत ही अच्छा एक ऑडियो नोट भेजा जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मॉम भी देख रही थी, उनकी डॉटर इशिका भी देख रही थी, और वो सब बहुत खुश हुए। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ राजन सर को कि वो अभी शायद 7-8 महीने हो गए मुझे शो में नहीं होके, और तब भी वो इतने खुश हुए। उन्होंने इतना मेरे को, मतलब पता चल जाता है, हम एक्टर्स हैं, हमें पता चल जाता है कि दिल से है कि नहीं है। सो जेन्युइनली दे रियली लाइक मी एंड वाइसी वर्सा, आई ऑल्सो लव देम। मैं सर को हमेशा बोलता हूँ कि सर ये सब हुआ ही है क्योंकि आपने मुझे अनुज करने का मौका दिया। और उन्होंने वही बोला कि गौरव यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड यू आर वेरी हम्बल, तो ऑलवेज बी लाइक दैट। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अगर आप उस शो से
पूछ रहे हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू और सबसे ज़्यादा दिल के करीब मुझे उनका वो ऑडियो नोट लगा। और बाकी तो लोगों ने स्टोरीज वोरीज सबने डाली जी थी। जी। लास्टली मैसेज क्या देना चाहोगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स को, और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है? अभी तो आराम कर रहा हूँ। बातें चलती रहती हैं, लेकिन जब तक कुछ हो तभी बोलना मेरे ख्याल से वक्त से पहले, किस्मत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन सारे फैंस को मैं ये बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच कि आपने, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ नया करूँ। जैसे मैंने चंद्रकांता के बाद अनुज प्ले किया था, एक Yes. बारबेरिक वॉरियर के बाद अनुज जैसा बिजनेसमैन। तो उसके बाद मैं यही सोचा था कि कुछ तो अलग करो गौरव, टीवी में कितना ही अलग कर सकता है एक मेल एक्टर। हाँ। तो मैं उसी फिराक में था, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक ऐसा रियलिटी शो मिला जिसमें दूसरों तो क्या, मैं भी खुद को अपने को नहीं सोच पा रहा था कि मैं हिस्सा लूंगा। उसका पहला प्रोमो आया था तो मैं टीवी पे देख के सोचा था मैंने सही किया है, मैंने नहीं सही किया है। फिर मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा। इट्स अ जर्नी, एंड इट्स अ जर्नी जिसमें मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगा, और जो भी होगा मिल के देख लेंगे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे फैंस जो हैं वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि आप लाइव नहीं आते, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप इंटरव्यूज़ कम देते हैं, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते। मैं इसका एक ही जवाब दूंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काम के ज़रिए आपसे हमेशा करीब बना रहूँ। क्योंकि मैंने देखा है जो लोग ये बहुत ज़्यादा करते हैं ना, वो काम से करीबी नहीं बना पाते आप लोगों के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे मेरे काम से अपने दिल के करीब रखें, और साथ में बीच बीच में तो हम मुलाकात करते ही रहते हैं, ऐसी बातें होती ही रहती हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने दिल से, मतलब मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं। मैंने एक रीसेंट पोस्ट डाला था, उसमें मैंने यही लिखा था कि ब्लेसिंग से ऊपर ही लिखा है कि मैं बहुत मानता हूँ कि पॉजिटिव वाइब्स होती हैं लोगों की, वो और हर जगह से आई हैं ये मुझे, पूरे हिंदुस्तान से, हर एज ब्रैकेट। मतलब मैं कहीं बाहर जाता था तो छोटे छोटे बच्चे की, हमने आपको सर आपको हमने मास्टर शेफ में देखा। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि एक ऐसा बड़ा किरदार जो टीवी में पहली बार एक मेल एक्टर को इतने सालों के बाद मिला, उसकी मैं क्या वो इमेज को सस्टेन कर सकता हूँ मैं कुछ करके। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उस इमेज से ये इमेज और उसको एलिवेशन मिला है। वो किरदार था, ये कैरेक्टर है। Yes. मतलब अगर अगर मैं बोलूँ कि वो एक किरदार था और ये मेरी पर्सनैलिटी है। सो अब लोग आजकल ये लिखते हैं कि अरे अनुज की जो पर्सनैलिटी और जो किरदार था वो गौरव की रियल पर्सनैलिटी है, या वो रियल में वैसा है, ज़िद्दी है, पेशेंस है, ये है वो है। तो बड़ा अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगने भी लगता है कि और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपने फैंस के प्रति। एंड सो दिस इज़ द फर्स्ट इंटरव्यू जो मैं जीतने के बाद दे रहा हूँ, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। एंड बड़े दिल से शो किया था, और उसका नतीजा भी बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा मिला, और Yes. दिल से मैं खुश हूँ। अपने लिए तो हुई, मैं इनफैक्ट इस बात से भी खुश हूँ कि मैं आप लोगों को भी एंटरटेन कर पाया। आप लोगों की जो एक होती है ना कि अगर एक अच्छा प्लेयर बैटिंग करने जाता है तो लोगों को लगता है यार कम से कम इस मैच में तो सेंचुरी मारनी चाहिए, वो हो पाया। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच।